नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस की तरफ से है और अभी तेजस को लेके मल्टीपल अपडेट्स हैं जिनको हम एक ही हेडलाइन के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले रिसेंटली एचएएल की तरफ से तेजस MK1A की पहली टेस्ट फ्लाइट को कंप्लीट किया गया था, जो कि तेजस का फर्दर अपग्रेड वेरिएंट होने वाला है और इसे हम पाकिस्तान की JF-17 ब्लॉक 3 का डायरेक्ट कंपटीटर भी कह सकते हैं। अब इसका टेस्ट फ्लाइट भारत के लिए सिर्फ इस वजह से जरूरी नहीं है कि अभी हम इसको अपनी एयरफोर्स में शामिल करने वाले, बल्कि इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि तेजस का जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो पूरी तरीके से इसी वेरिएंट के ऊपर डिपेंडेंट है और अभी तक एचएएल की तरफ से जितने भी एक्सपोर्ट प्रपोजल को रिस्पॉन्ड किया गया था उन सभी में एचएएल की तरफ से तेजस MK1A को ऑफर किया गया। वैसे इसमें तेजस MK1 के मुकाबले काफ़ी अपग्रेड किए जा चुके थे, जो कि इसे शुरू से ही BBR मिसाइल को फायर करने की काबिलियत देता है और इसमें एक AESA रडार भी मौजूद है, जो कि इसकी प्रीवियस वेरिएंट में मौजूद नहीं था। फिलहाल इसकी इनिशियल 40 यूनिट में इजरायली ओरिजिन एल्टा 2052 AESA रडार का इस्तेमाल करने का फैसला किया गया, जिसके बाद इसमें उत्तम AESA रडार का इस्तेमाल किया जाएगा और अभी उत्तम AESA रडार की भी सभी टेस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और अभी तेजस MK1 के प्रोटोटाइप में उत्तम AESA रडार को इंटीग्रेट करके अभी तक इसकी लगभग 125 से ज़्यादा टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जा चुका था और अभी इसे मास प्रोडक्शन के लिए भी क्लियर किया जा चुका है। इसके बाद अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसी साल के अंदर ही तेजस MK1A की एडिशनल ऑर्डर को भी करने की बात की गई थी, जिसमें 97 तेजस MK1A को ऑर्डर किया जाएगा। लेकिन अभी इसको लेके कुछ मीडिया में ये चर्चा चल रहा है कि शायद तेजस MK1A के बाद ये जो फॉलोन ऑर्डर होने वाली है ये तेजस MK1B वेरिएंट होने वाला है, जो कि तेजस MK1A के मुकाबले एक फर्दर अपडेटेड वेरिएंट हो सकता है। तर्क ये कि अभी जब पहले से ऑर्डर किए गए तेजस MK1A को डिलीवर किया जाएगा तो इनकी डिलीवरी कंप्लीट होने में अभी मिनिमम 4 से 5 साल लग जाएंगे। इसके बाद जाकर सेकेंड बैच में ऑर्डर किए गए जेट्स को डिलीवर करना स्टार्ट किया जाएगा, तो इनको लगभग 2030 के आसपास ही जाकर डिलीवर किया जा सकता है और आज की तेजस MK1A कहीं ना कहीं 2030 तक आते आते अपग्रेड्स का डिमांड करने लगेंगे, क्योंकि 2015 में जिन तेजस MK1 को डिलीवर किया गया था उनको अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस MK1A स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने की बात की गई है। तो इसी वजह से अभी सेकेंड बैच के अंदर जिन एडिशनल तेजस को खरीदने का प्लान बनाया जा रहा है वो शायद तेजस MK1B वेरिएंट होने की उम्मीद किया जा रहा है, जिसमें बेहतर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज, डाटा फ्यूजन टेक्नोलॉजी और कैट स्मैक जैसे सिस्टम को ऑपरेट करने की काबिलियत मौजूद होगा, जिसके बारे में हम कल की वीडियो में बात भी कर रहे थे। और जो टेक्नोलॉजी अभी अंडर डेवलपमेंट है उनको आने वाले 5 साल के बाद मैन्युफैक्चर होने वाले तेजस में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा सकता है, जो कि हो सकता है तेजस MK1A का एक फर्दर बेटर वेरिएंट होने वाला है। अगला अपडेट भी तेजस की तरफ से, लेकिन अभी हम तेजस MK2 के बारे में बात करने वाले हैं। तेजस MK2 बेसिकली एक मीडियम वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जिसे ग्रिपन E और F-16 की स्टैंडर्ड की फाइटर जेट को मैच करने के लिए डेवलप किया जा रहा है और ये आगे चल के इंडियन एयरफोर्स की पूरी MiG-29, जगुआर और मिराज 2000 फ्लीट को रिप्लेस करने का काम करने वाला है। अब इनिशियली इसका जो डेवलपमेंट था वो इसकी शेड्यूल टाइमलाइन से लगभग 5 साल डिले हो चुका था और इनिशियली जब इसकी टेस्ट फ्लाइट को 2021 में करने का प्लान किया गया था वो धीरे धीरे डिले होते होते 2026 से 2028 तक शिफ्ट करने की बात की गई थी और इस डिले को लेके एडी और एचएएल की तरफ से कहा गया था कि गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग को डिले करने की वजह से तेजस MK2 प्रोग्राम को डिले किया जा रहा है। पर अभी तर्मक मीडिया हाउस की तरफ से पब्लिश की गई रिपोर्ट में ये बात बताया जा रहा है कि एडीए के डायरेक्टर की तरफ से अभी ये बताया जा रहा है कि वो अभी तेजस MK2 को जल्दी से जल्दी डेवलप करने की कोशिश करना चाहते हैं और वक्त से पहले इसको तैयार करने की कोशिश किया जा रहा है। रिवाइज टाइमलाइन के मुताबिक तेजस MK2 की पहली प्रोटोटाइप की टेस्ट फ्लाइट को 2026 की जून के आसपास करने की उम्मीद किया जा रहा था, लेकिन एडीए के डायरेक्टर की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी इसकी टेस्ट फ्लाइट को 2025 की सितंबर या अक्टूबर के बीच ही करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जो कि पहले प्रोजेक्ट किए गए टाइमलाइन से लगभग 6 से 8 महीने पहले होने की उम्मीद किया जा रहा है। अगला अपडेट एरो इंजन की तरफ से है। एरो इंजन की सेगमेंट में फिलहाल भारत के पास अभी कुछ बहुत ही बढ़िया खबर है। सबसे बड़ी खबर तो ये कि अभी हमारी जो इंडिजिनस कावेरी इंजन प्रोग्राम है वो सफल होने जा रहा है और कावेरी इंजन की अभी एक आफ्टर वर्निंग वेरिएंट को भी बनाने का प्लान किया जा चुका है,
जिस पर काम चल रहा है। और इस बार GTRE पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि वो तेजस में इस्तेमाल होने वाली जनरल इलेक्ट्रिक की 404 सीरीज के इंजन को रिप्लेस करने के लिए कावेरी इंजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद इसी साल के अंत तक भारत और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच भी जनरल इलेक्ट्रिक की 414 INS6 सीरीज के इंजन को लेके भी ऑफिशियल एग्रीमेंट को साइन किया जाने वाला है, जिसमें भारत में ही जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन की लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट किया जाएगा और इनकी 80% टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जाएगा। अब ये इंजन प्राइमरीली तब तक भारत का मेन एरो इंजन बनने वाला है जब तक हम खुद की 110 किलोटन क्लास के इंजन को डेवलप नहीं कर लेते हैं। और तेजस MK2 ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर या फिर MK की सभी इनिशियल यूनिट्स में इसी का इस्तेमाल होने वाला है और आने वाले 20 सालों में इस इंजन की 400 से ज़्यादा यूनिट को खरीदने की उम्मीद किया जा रहा है। और खास करके इसी वजह से जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इस इंजन को TOD के साथ भारत को ऑफर करने की बात की गई थी, क्योंकि उनको यहाँ पे काफ़ी लॉन्ग टर्म में ऑर्डर मिल सकता है। फिलहाल अभी इंजन की प्रोडक्शन को 2027 से भारत में ही स्टार्ट करने की बात की गई है, लेकिन अभी तक इन इंजन को सिर्फ भारत की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को देखकर ही एक्वायर करने की बात की गई थी। लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से HAL, DRDO और GTRE को इन इंजन्स को फ्यूचर में एक्सपोर्ट करने पर भी फोकस करने के लिए कहा जा रहा है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अपनी रिसेंट इंटरव्यू में बात बताया था कि उनकी अभी रिसेंट विजिट के दौरान DRDO और GTRE को जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन को भारत में बनाने के बाद इनको एक्सपोर्ट करने पर भी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट को तैयार करने के लिए कहा गया था, जिसको बेस करके इसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल को जज किया जाएगा और आगे चल के उसी हिसाब से रोड मैप को तैयार किया जाएगा। अगला अपडेट प्रोजेक्ट 75I की तरफ से। ये टेंडर पिछले 7 से 8 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है और इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हमको देखने को नहीं मिल रहा है और इस दौरान इसमें काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी हमको देखने को मिला था। कई कंपनी इसमें पार्टिसिपेट भी किए थे और फिर बाहर भी चले गए थे और कुछ कंपनी बाहर जाकर फिर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें से जर्मनी और स्पेन 2 मेजर प्लेयर है जो कि इनिशियली इस टेंडर से बाहर जाके बाद में दोबारा इसमें एंटर कर रहे हैं और अभी इन दोनों की सबमरीन के बीच इस टेंडर में मेन कंपटीशन होने वाली है। जबकि पहले इसमें साउथ कोरिया की सबमरीन सबसे आगे चल रहा था, लेकिन जर्मनी और स्पेन के एंटर करने के बाद साउथ कोरिया इस टेंडर से पता नहीं किस वजह से पीछे हट गया था। अभी फिलहाल इंडियन नेवी की इस टेंडर में कुछ प्रोग्रेस हमको देखने को मिल रहा है, जो कि एक हिंट है कि इस टेंडर को भी जल्दी फाइल करने की कोशिश किया जाएगा। फिलहाल अभी इंडियन नेवी की एक टीम जर्मनी गई हुई है, जहां पर इंडियन नेवी की टीम की तरफ से जर्मनी की तरफ से ऑफर किए गए उनकी टाइप 214 क्लास की सबमरीन को इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया गया है। बेसिकली अभी की बात करें तो अभी हमारी नेवी की टीम की तरफ से जर्मनी की तरफ से इन सबमरीन के साथ ऑफर किए गए AIP सिस्टम को टेस्ट किया जा रहा है। और अगर आप रेगुलर बेसिस पर इस टेंडर से रिलेटेड खबरों को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि इस टेंडर में इंडियन नेवी मेनली AIP सिस्टम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, क्योंकि ये सबमरीन को पानी के अंदर काफ़ी समय तक रहने में मदद करता है और जो भी AIP सिस्टम जितना ज़्यादा समय तक ऑपरेट कर सकता है उस सबमरीन की एंडोरेंस उतना ज़्यादा बेहतर होने वाला है। अभी जर्मनी की सबमरीन और AIP सिस्टम को टेस्ट करने के बाद इंडियन नेवी की टीम अभी स्पेन की गश्त पर भी जाने वाली है, जहाँ पर स्पेन की S80+ क्लास की सबमरीन को वो लोग इवैल्यूएट करने वाले हैं। हालांकि इनिशियली डायरेक्टली स्पेन जाने का अभी कोई प्लान नहीं था, लेकिन जैसे कि इंडियन नेवी की टीम की तरफ से जर्मनी जाकर टाइप 214 क्लास की सबमरीन को इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया गया, तो उसके तुरंत बाद ही स्पेन की नवंतिया ग्रुप की तरफ से भी इंडियन नेवी की टीम को अपनी S80+ क्लास की सबमरीन को इवैल्यूएट करने के लिए इनवाइट किया गया था। और अभी एक ही बार में इंडियन नेवी की टीम 2 AIP सबमरीन को इवैल्यूएट करने के लिए जाने वाली और ये जो दोनों सबमरीन के बीच अभी इस टेंडर में सबसे ज़्यादा कंपटीशन हमको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।